हम देखते हैं कि परागण क्या होता है बच्चों। जो परागकण होते हैं ना, उनका स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो पुष्पी पादपों में नर एवं मादा युग्मक दोनों ही अचल होते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बच्चों कि जो भी पुष्पी पादप होते हैं उसमें क्या जो नर युग्मक है और जो मादा युग्मक है वो दोनों ही क्या होते हैं बच्चों? वो दोनों ही अचल होते हैं। ठीक है, मतलब कि गति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब निषेचन कब होगा? जब नर और मादा युग्मक मिलेंगे। ठीक है, और अगर वो अचल हैं, गति ही नहीं कर सकते हैं, तो मिलेंगे कैसे? ठीक है बच्चों, तो जो ये परागण है, परागण को प्राप्त करने के लिए बाह्य कारकों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो परागण की प्रक्रिया है उसमें किसकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है बच्चों? उसमें बाह्य कारकों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो देखो बच्चों, परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या फिर ये कहें कि संचारण को ही क्या कहा जाता है बच्चों? परागकण कहा जाता है। ठीक है ना, क्या बताया जा रहा है कि जो परागकण हैं, ठीक है, हमने देखा था कि पुकेसर के जो परागकोश थे उसमें क्या बन रहे थे बच्चों? उसमें बन रहे थे परागकण। ठीक है, और ये जो परागकण है ये कहाँ पहुंचेंगे? ये स्त्री केसर के कौन से भाग पे? सबसे ऊपर का भाग कौन सा था बच्चों? वर्तिकाग्र। तो ये कहाँ पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र पे पहुंचेंगे। तो ठीक है ना, तो परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना या फिर कहें कि पहुंचना ही क्या कहलाता है बच्चों? परागण कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? तो अब हम बात करते हैं बच्चों कि ये जो परागण है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो बच्चों परागण है वो एक पहला प्रकार होता है उसका स्व परागण। ठीक है, और जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है पर परागण। तो बच्चों ये जो स्वपरागण होता है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो जो पहला भाग है वो कहलाता है स्वयुग्मन। ठीक है, और दूसरा है वो है सजात पुष्पी परागण। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखेंगे कि ये जो परागण के प्रकार हैं इनमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो जो पहला परागण का प्रकार है वो क्या है बच्चों? स्वपरागण। इस प्रकार के परागण में जो क्या है परागकण है वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। मतलब जिस पुष्प पे क्या है, जिस पुष्प पे वो परागकण है ना, उसी पुष्प पे क्या होगा उसका बच्चों? परागण होगा। उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर वो पहुंचेगा। ठीक है, तो इसको कितने भागों में बांटा गया बच्चों? दो भागों में बांटा गया। जो पहला भाग है वो क्या है? स्वयुग्मन। उसमें क्या होता है देखो बच्चों, स्वयुग्मन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे ऑटोगैमी भी कहा जाता है बच्चों। इसमें एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। क्या कहा जा रहा है बच्चों कि ये जो इस प्रकार का जो परागण है उसमें क्या होता है? जो परागकण है वो क्या होते हैं बच्चों? उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद में इस प्रकार का परागण उसी पुष्प के अंदर होता है। ये हमने पढ़ लिया कि इस प्रकार का जो परागण होता है वो क्या होता है बच्चों? उसी पुष्प के अंदर होता है। ठीक है ना, क्योंकि वो एक जो पुष्प है उसी के अंदर क्या है? उसी के अंदर परागकण है और वो उसी पुष्प का जो स्त्री केसर है जिसके ऊपर क्या लगी हुई है? वर्तिकाग्र है। ठीक है ना, तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर वो स्थानांतरित हो गए या फिर पहुंचेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार में ये क्या हो गया कि इस प्रकार का परागण है वो उसी पुष्प के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, फिर आता है एक सामान्य पुष्प में, एक सामान्य पुष्प की यहाँ पे बात की जा रही है। क्या बताया जा रहा है? जहां परागकोश एवं वर्तिकाग्र खुलता है एवं अनावर्त होता है वहां पूर्ण संयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्लभ होता है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बच्चों कि एक सामान्य पुष्प होता है जिसमें क्या बताया जा रहा है? जो परागकोश एवं उसका वर्तिकाग्र है वो क्या होता है बच्चों? खुला होता है या फिर क्या होता है? अनावर्त होता है, बिना ढका हुआ होता है। ठीक है ना बच्चों, तो वहां पे क्या बताया जा रहा है कि जो पूर्ण संयुग्मन है वो क्या होता है बच्चों? दुर्लभ होता है, यानी कि मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो जो पुष्प है अगर वो खुला हुआ है तो हो सकता है उसी जाति के क्या आ जाए बच्चों? उसी जाति के कोई और परागकण आके वहां पे परागण की प्रक्रिया के द्वारा वहां पे पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो सामान्य पुष्प होते हैं वहां पे परागकोश एवं जो वर्तिकाग्र है वो खुला हुआ है। ठीक है ना, तो क्या होगा बच्चों? वहां पर पूर्ण संयुग्मन है वो क्या होगा? मुश्किल होगा। ठीक है, उसके बाद में बात आती है इस प्रकार के पुष्पों में क्या बताया जा रहा है कि ये जो स्वयुग्मन हो रहा है ना, इस प्रकार के पुष्पों में क्या बताया जा रहा है? इस प्रकार के पुष्पों में स्वयुग्मन के लिए
पराग एवं वर्तिकाग्र की विमुक्ति के लिए क्रमशः समकालिकता की आवश्यकता होती है। ये क्या कहा जा रहा है बच्चों कि ये जो सहयुग्मन की जो क्रिया बताई जा रही है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो पराग है, ठीक है ना, जो परागकण है और जो वर्तिकाग्र है उसकी जो विमुक्ति है वो क्या बता रहे हैं बच्चों, समकालिक होनी चाहिए। समकालिक का क्या मतलब हुआ कि एक ही टाइम पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पराग है वो पहले मुग्ध हो गया और वर्तिकाग्र है वो क्या हुआ, बाद में परिपक्व हुआ, ठीक है ना। दोनों में क्या होना चाहिए, समकालिकता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो बच्चों उनमें निषेचन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है, इसके साथ ही परागकोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास अवस्थित होना चाहिए। ये क्या बताया जा रहा है कि जो परागकोश है और जो वर्तिकाग्र है वो एक दूसरे के पास पास स्थित होने चाहिए, तभी क्या होगा, तभी सहयुग्मन की क्रिया हो सकती है। ऐसा क्यों बच्चों कि देखो परागकोश में क्या बनेंगे, परागकोश में परागकण बनते हैं बच्चों, ये पता है ना आपको। तो अब क्या होगा कि जो परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों पास पास होंगे, ठीक है। तो परागकोश फट के क्या इसमें से क्या निकलेंगे, परागकण निकलेंगे, और वो जो परागकण है वो कहां पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचेंगे। अगर वो पास पास स्थित होंगे तो उसमें क्या हो सकता है बच्चों, स्वयुग्मन की संभावना बढ़ जाती है, समझ रहे हो। फिर आता है ताकि क्या हो सके, स्वपरागण संपन्न हो सके, ठीक है बच्चों। तो अब बात आती है सजात पुष्पी परागण, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों जो सजात पुष्पी परागण होता है उसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार के परागण में एक पुष्प के परागकण उसी पौधे में उपस्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ये क्या बताया जा रहा है बच्चों कि ये जो सजात पुष्पी परागण है इसमें क्या होता है, इसमें जो परागण है वो क्या होता है बच्चों, एक पुष्प के परागकण है वो क्या होते हैं उसी पौधे के दूसरे पुष्प में, ठीक है। एक पौधा है, ठीक है, उस पे एक फूल लगा हुआ है, तो अगर वो उसी फूल के ऊपर क्या हो रहा है, परागण हो रहा है, तो क्या होगा, वो होगा स्वयुग्मन, ठीक है ना। और एक पेड़ है जिसपे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, तो एक पुष्प से उसी पेड़ के पुष्प से उसी पेड़ के दूसरे पुष्प तक अगर परागण हो रहा है तो वो क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है सजात पुष्पी परागण, ठीक है ना। तो इसमें क्या बताया गया है कि इस प्रकार के परागण में एक पुष्प के परागकण है वो उसी पौधे में उपस्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, इस प्रकार का परागण एक ही पौधे में उपस्थित दो अलग अलग पुष्पों के बीच होता है। इसमें क्या बताया है बच्चों कि इस प्रकार का जो परागण है, कौन से इस प्रकार का क्या मतलब हुआ, जो सजात पुष्पी परागण है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो परागण है वो क्या होता है, एक ही पौधे में उपस्थित दो फूलों के बीच में होता है, ठीक है ना बच्चों। कितने में, दो फूलों या दो पुष्पों के बीच में होता है जो एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं, ठीक है ना बच्चों। फिर सजात पुष्पी परागण लगभग स्वयुग्मन जैसा ही होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, क्योंकि इसमें परागण उसी पादप से आते हैं, ठीक है ना। ये क्या बताया जा रहा है कि जो सजात पुष्पी परागण है ना बच्चों, वो लगभग किसके जैसा होता है, वो स्वयुग्मन के जैसा ही होता है। क्यों, क्योंकि प्लांट तो एक ही है ना, पौधा तो एक ही है, पुष्प ही दूसरा है, ठीक है ना। एक ही पौधे के दूसरे पुष्प पे पहुंचता है, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है कि ये किसके जैसा ही है, स्वयुग्मन जैसी ही प्रक्रिया है, ठीक है बच्चों। फिर आता है स्वपरागण हेतु अनुकूलन। पौधों में ऐसे कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं जिससे क्या हो सके, जिससे स्वपरागण की प्रक्रिया हो सके, ठीक है ना बच्चों। तो देखो, स्वपरागण करने वाले पादपों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। कौन सी बच्चों, देखो, उभयलिंगता, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस प्रकार के पादपों में क्या बच्चों, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। मतलब ये हुआ कि इसमें क्या हुआ, जो नर पुष्प है और जो मादा पुष्प है वो दोनों क्या है बच्चों, एक ही जगह है, ठीक है ना, एक ही पौधे के ऊपर है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसके बताया जा रहा है कि जो उभयलिंगिता है उसमें क्या होते हैं बच्चों, द्विलिंगी पुष्प होते हैं, ठीक है। पहली विशेषता हो गई। और स्वपरागण हेतु और क्या विशेषताएं होती हैं, देखो बच्चों, समकालिकता, इसकी बात हमने पहले भी कर ली है। क्या बताया था इसमें कि जब पौधे में पुमंग एवं जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं तो समकालिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि जो पुमंग है, जो नर युग्मक है, ठीक है ना, वो पौधे का जो नर युग्मक क्या कहलाता है, पुमंगी तो कहलाता है ना बच्चों, ठीक है। और ये जो जायांग है ये एक साथ परिपक्व होते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बच्चों समकालिकता, ठीक है ना। उसके बाद में बात आती है कि इस प्रकार के पौधों में परागकण एवं
वर्तिकाग्र एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, ठीक है ना। ये क्या बताया जा रहा है कि समकालिकता के अंदर क्या होता है कि जो परागकण है और जो वर्तिकाग्र है वो क्या होते हैं बच्चों, एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, ठीक है। और इसके कारण स्वपरागण होने की पूरी संभावना होती है, ठीक है ना। क्या कि जो पुमंग है और वर्तिकाग्र है एक साथ परिपक्व हो रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, स्वपरागण की पूरी संभावना बनती है, ठीक है। फिर अगली विशेषता पढ़ते हैं। देखो बच्चों अगली विशेषता क्या है, अनुन्मील्यता, ठीक है, क्लिस्टोगेमी। इसमें क्या होता है बच्चों, प्रकृति में कुछ पौधे ऐसे पाए जाते हैं जिनके पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, ठीक है, कि कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनके पुष्प क्या होते हैं बच्चों, हमेशा बंद ही होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के पुष्प क्या कहलाते हैं बताओ तो, अनुन्मील्य पुष्प कहलाते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है बच्चों, इस प्रकार के पुष्पों में आवश्यक रूप से स्वपरागण होता है कि भाई पुष्प खुलेगा ही नहीं तो कहीं और से तो परागकण आएगा नहीं, ठीक है ना, तो उसी पुष्प के अंदर है, ठीक है। तो ये क्या कहा जा रहा है कि जो इस प्रकार के पौधे होते हैं इसमें क्या होता है बच्चों, इनमें आवश्यक रूप से क्या होता है, स्वपरागण ही होता है, ठीक है बच्चों। अब इसके उदाहरण क्या क्या है, तो देखो बच्चों इसमें उदाहरण देखते हैं, वायोला, ठीक है, इसे सामान्य पानसी भी कहा जाता है। और क्या उदाहरण है बच्चों, और है ओकजेलिस, ठीक है। दूसरा उदाहरण क्या है बच्चों, ओकजेलिस, ठीक है। उसके बाद में क्या है बच्चों, अगला उदाहरण है कोमेलिन, ठीक है, इसे कैनकोवा भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। फिर देखते हैं, अनुन्मील्य परागकणी पुष्प कभी भी अनावर्त नहीं होते हैं। ये जो पुष्प होते हैं ना बच्चों, ये कभी भी खुलते नहीं हैं, हमेशा बंद रहते हैं, ठीक है बच्चों। और इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक होते हैं, ठीक है ना। क्या बताया गया है इसमें कि जो परागकोश है और जो वर्तिकाग्र है वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं और फूल क्या है इस प्रकार के पौधों में कभी खुलता नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये देखो इसमें दिखाया गया है क्या, ये नीचे की जो पुष्प है, ये जो बंद दिख रहे हैं आपको, ये वाले जो पुष्प हैं ये बच्चों क्या है, बंद है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, कभी भी अनावर्त नहीं होते हैं, कभी भी खुलते नहीं है, ठीक है बच्चों। और इनमें क्या बताया जा रहा है कि इन पुष्पों में क्या होता है, इन पुष्पों में जो परागकोश है और जो स्त्रीकेसर का भाग है वर्तिकाग्र, वो दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल नजदीक होते हैं। तो इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं उनमें क्या बच्चों, स्वपरागण की जो संभावना है वो क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, जब पुष्प कलिका में परागकोश स्फुटित होते हैं तब परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो पुष्प कलिका होती है, जब पुष्प कलिका होती है उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें परागकोश जब स्फुटित होता है, ठीक है, तो क्या निकलते हैं, परागकण निकलते हैं ना। और वो जो परागकण है वो क्या किसके संपर्क में आते हैं बच्चों, वो वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं, ठीक है, और परागकण को प्रभावित करते हैं। फूल बंद है, ठीक है, और उसमें जो कलिका है, पुष्प कलिका है वो फटती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, परागकोश है वो फटता है, पुष्प कलिका के अंदर परागकोश फटता है, ठीक है बच्चों। और तब परागकण क्या होते हैं बच्चों, बाहर निकलते हैं और वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं, ठीक है बच्चों। और कैनकोवा में वायव्य भाग पर कौन से फूल बच्चों, उन्मील परागणी पुष्प यानी कि खुले पुष्प भी होते हैं, ठीक है ना। अभी हमने डायग्राम देखा था, उसमें हमने क्या देखा था बच्चों, नीचे की तरफ ये क्या थे, ये फूल बंद थे, हमेशा अनावर्त होने वाले पुष्प थे, ठीक है। ये क्या बताया जा रहा है कि इसके ऊपर की तरफ कौन से पुष्प होते हैं बच्चों, खुले पुष्प, उन्मील पुष्प भी होते हैं, ठीक है ना। कि ये कैनकोवा का पौधा है, ठीक है, और इसके ऊपर दो प्रकार के फूल लगते हैं। पहले क्या होते हैं, अनुन्मील्य पुष्प होते हैं जो हमेशा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, ठीक है। और इसके वायव्य भाग में ऊपर की तरफ कौन से पुष्प होते हैं बच्चों, उन्मील पुष्प होते हैं, इन्हें खुले पुष्प भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में बात आती है स्वपरागण के लाभ। अब हमने स्वपरागण पढ़ लिया, ठीक है, कि स्वपरागण क्या होता है, उसके हमने दो प्रकार भी पढ़ लिए, ठीक है बच्चों। अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो स्वपरागण होता है इसके लाभ क्या होते हैं भाई, ठीक है ना, इसके लाभ पढ़ते हैं। तो इस प्रकार की सफलता निश्चित है, इस प्रकार की जो परागण है उसकी जो सफलता है वो क्या होती है बच्चों, निश्चित होती है, क्योंकि इनमें किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कहा जा रहा है बच्चों, जो स्वपरागण है उसमें क्या होता है कि इसमें इसकी जो सफलता है वो क्या होती है, निश्चित होती है, क्योंकि ये क्या होता है, ये किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती नहीं है, किसी बाह्य माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है बच्चों।
और देखो संतति में जाति के गुण वही रहते हैं, मतलब कि इसमें किसी बाहर से तो परागण आ नहीं रहा है, ठीक है ना, बाहर से कोई परागण आ नहीं रहा तो क्या होगा, उसी पुष्प से, ठीक है, या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प से परागण आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो क्या कहा जा रहा है कि जो संतति बनेगी ना उसमें जाति के वही गुण रहेंगे, ठीक है ना, जो पहले उस प्लांट में थे, ठीक है। उसके बाद में आता है लक्षणों की शुद्धता रहती है। क्या बताया जा रहा है कि इससे क्या होंगे, लक्षण है वो शुद्ध रहेंगे, ठीक है बच्चों। और इसमें लक्षणों की शुद्धता को आगामी पीढ़ियों तक क्या किया जा सकता है बच्चों, बनाए रखा जा सकता है, ठीक है ना। ये जो शुद्ध लक्षण है इनको क्या स्वपरागण की विधि के द्वारा इनको क्या किया जा सकता है बच्चों, अगली पीढ़ी तक बनाए रखा जा सकता है, ठीक है बच्चों। अब हमने किसकी बात कर ली है, स्वपरागण के लाभ की बात कर ली है। अब क्या बात करेंगे कि जो स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है उससे हानि क्या क्या होती है बच्चों, क्या क्या हानियां होती हैं, तो चलो देखते हैं। परागण के द्वारा पौधों में विभिन्नताएं नहीं आती, क्या नहीं आती हैं, विभिन्नताएं नहीं आती हैं, हमेशा से वही गुण चलते रहते हैं, ठीक है, कोई नई विभिन्नता नहीं आती है, ठीक है बच्चों। और पौधों की नई किस्मों या प्रजातियों का उद्भव नहीं होता है, कोई नई किस्म नहीं आती है, उस पौधे की कोई नई प्रजाति नहीं आती है। क्यों, क्योंकि भाई जो परागकण है वो उसी पौधे से आ रहा है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, उसमें कोई विभिन्नता का कोई स्कोप नहीं रहेगा, ठीक है। तो विभिन्नताएं नहीं आती हैं, और क्या बच्चों, और नई किस्मों या फिर नई प्रजातियां उद्भव नहीं होती हैं। और क्या हानि है बच्चों, तो देखो पौधों की उत्पादन क्षमता, जो पौधे की उत्पादन क्षमता है वो क्या होने लग जाती है बच्चों, निरंतर आने वाली पीढ़ियों में कम होती जाती है। पौधे की उत्पादन क्षमता पे भी फर्क पड़ता है, किसके जो स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो पौधे की उत्पादन क्षमता है वो निरंतर अगली पीढ़ियों में क्या होती जाती है बच्चों, कम होती जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं परपरागण। तो देखो बच्चों परपरागण क्या होता है, तो स्वपरागण हमने पढ़ लिया है, और ये पढ़ लिया है कि स्वपरागण के दो भाग होते हैं, ठीक है ना, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण, ठीक है बच्चों। अब हम किसकी बात करेंगे, परपरागण या फिर परनिषेचन। तो इसमें क्या होता है बच्चों, चलो देखते हैं। तो देखो बच्चों इस प्रकार के परागण में क्या होता है, इस प्रकार के परागण में क्या होता है बच्चों, एक पौधे के पुष्प परागण उसी जाति के किसी अन्य पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि ये जो परागण होता है, कौन सा परपरागण होता है, इसमें एक पौधे के क्या होते हैं, पुष्प के परागकण हैं, वो कहाँ जा रहे हैं बच्चों, उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, ठीक है। माने क्या बताया जा रहा है कि एक पुष्प है, ठीक है, एक पौधा है, उस पे पुष्प लगे हुए हैं, और उसी जाति का कोई दूसरा पौधा है, उस पे पुष्प लगे हुए हैं। तो इस बार जो परागण होगा उसमें क्या होगा कि एक पौधा है, जो पहला पौधा है उसका परागकण कहाँ जाएगा, दूसरे पौधे के पुष्प पे जाएगा बच्चों, ठीक है। स्वपरागण में क्या हो रहा था कि एक पौधा है और उसी का फूल है, और वो उसी फूल या फिर उसी पौधे के दूसरे फूल तक जाता है, ठीक है, तो वो तो स्वपरागण के अंदर आ गया। लेकिन परपरागण में क्या बताया जा रहा है कि एक जाति के पौधे हैं, ठीक है, तो ये पहला पौधा हो गया, जो पहला पौधा है उसका जो परागकण है वो कहाँ जा रहा है, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पौधा बदल जाएगा, ठीक है ना, जाति उसी जाति का पौधा रहेगा, उसी जाति के दूसरे पौधे पे जाके जो फूल है उसके ऊपर जो वर्तिकाग्र है उस पे चिपक जाते हैं परागकण, ठीक है बच्चों। और परपरागण में दो भिन्न पौधों के नर एवं मादा युग्मकों में निषेचन होता है। क्या बताया जा रहा है कि ये जो परपरागण होता है ना बच्चों, इसमें क्या होता है, दो भिन्न पौधों के नर एवं, ठीक है ना, दो भिन्न पौधे, उनके जो नर और मादा युग्मक है उनके बीच में निषेचन होता है, ठीक है ना, अलग अलग पौधों के, ठीक है। उसके बाद में बात आती है बच्चों, मात्र यह ही केवल एक प्रकार का परागण है जिसमें परागण के समय आनुवांशिकतः भिन्न प्रकार के परागणों का आगमन होता है। क्या बताया जा रहा है कि इस प्रकार के परागण में क्या होता है, ये एक ही प्रकार का परागण है जिसमें क्या किया जाता है बच्चों, जिसमें आनुवांशिकतः भिन्न प्रकार के परागणों का आगमन होता है, ठीक है, जो आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं, ठीक है बच्चों। और क्या बताया जा रहा है बच्चों कि जो परपरागण होता है उसके लिए पौधे में क्या क्या अनुकूलन होते हैं, बताओ क्या क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, पहला होता है स्वबंधता।
क्या है पहला, स्वबंध्यता। इसमें क्या होता है कि पादपों में यदि पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो वो अंकुरित नहीं होते हैं। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, इसे स्वबंध्यता कहा जाता है। क्या बताया जा रहा है कि इसमें क्या होता है कि ये जो पादप है उसके जो पुष्प हैं और उसके वर्तिकाग्र पर उसी पुष्प का अगर परागण पहुंच गया है तो क्या नहीं होगा, वो वहां पे अंकुरित नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो विशेषता है किस नाम से जानी जाती है बच्चों, ये जानी जाती है स्वबंध्यता के नाम से। ठीक है, इसके उदाहरण में हम क्या देखेंगे, इसका उदाहरण है अंगूर और सेब। ठीक है, तो अंगूर और सेब में क्या बताया गया है कि इनमें क्या पाई जाती है, स्वबंध्यता पाई जाती है। मतलब कि इनका जो पुष्प है अगर उसी पुष्प का जो परागकण है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच गया तो वो वहां पे क्या नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा। ठीक है बच्चों, फिर अगली विशेषता क्या है, चलो देखते हैं। एक लिंगता। ठीक है, कि कुछ पौधों में पुष्प एक लिंगी होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि इसमें क्या पाई जाती है, अगली विशेषता एक लिंगता होती है। मतलब एक जो पौधा है उसमें सारे के सारे क्या बनेंगे, नर युग्मक बनेंगे। ठीक है, और एक जो पौधा है उसी जाति का उसमें क्या बनेंगे, सारे के सारे मादा युग्मक बनेंगे। ठीक है, तो एक पौधा है वो क्या हो गया, एक लिंगी पुष्प हो गए, उस पे क्या बनेंगे, एक लिंगी पुष्प बनेंगे। ठीक है ना, कि सारे के सारे क्या लग रहे हैं, परागकोश हैं। ठीक है, जिसपे क्या बन रहे हैं बच्चों, पुमंग बन रहे हैं। ठीक है, और जो मादा पौधा है उस पे सारे क्या है, स्त्री केसरी हैं। उस पौधे पे दूसरा नर युग्मक है ही नहीं। ठीक है बच्चों, और क्या बताया गया है, इन पुष्पों में नर या मादा दोनों में से कोई एक प्रकार के जनन अंग होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि या तो नर होगा या फिर मादा जनन अंग होगा। एक पौधे पे या तो सिर्फ नर जनन अंग होगा या फिर मादा जनन अंग होगा। ठीक है बच्चों, फिर भिन्न काल परिपक्वता, जो अगली विशेषता है वो क्या बताई जा रही है बच्चों, वो अगली विशेषता है वो बताई जा रही है भिन्न काल परिपक्वता। इसमें क्या आता है बच्चों, इसमें आता है कुछ पादपों के पुष्पों में परागकोश व वर्तिकाग्र के परिपक्व होने का समय अलग अलग होता है। क्या बताया जा रहा है कि इसमें क्या होता है, जो भिन्न काल परिपक्वता होती है इसमें क्या बताया जा रहा है बच्चों की जो परागकोश हैं और जो वर्तिकाग्र है उनका जो परिपक्व होने का जो टाइम है ना बच्चों वो अलग अलग होता है। क्या बताया जा रहा है कि वो जो वर्तिकाग्र है या तो वो पहले परिपक्व हो जाएगी या फिर बाद में परिपक्व होगी, किसके, परागकोश के। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें परपरागण की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है ना, स्वपरागण तो होगा ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि जो परागकोश है और वर्तिकाग्र है उन दोनों का परिपक्वन एक साथ होना चाहिए स्वपरागण के लिए। ठीक है ना, तो इसमें स्वपरागण अपने आप ही नहीं होगा। जब क्या होगा, परागकोश और वर्तिकाग्र क्या है, अलग अलग वक्त पर परिपक्व होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं परपरागण के लाभ। ठीक है, हमने परपरागण पढ़ लिया है कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में जो परपरागण की जो क्रिया है, जो विधि है, उसके क्या लाभ हो सकते हैं वो पढ़ेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, पुनर्योजन व विभिन्नताओं द्वारा नवीन व उन्नत किस्में विकसित होती हैं। क्या बताया जा रहा है, इसमें नए गुणों का संयोजन होता है बच्चों। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो परागकण है वो दूसरे पौधे से आ रहा है वर्तिकाग्र पे। ठीक है ना, तो क्या होगा, नए गुणों का पुनर्योजन होगा। ठीक है, नए गुणों का संयोजन होगा, जिसे क्या कह सकते हैं, पुनर्योजन कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों, और विभिन्नताओं द्वारा नवीन व उन्नत किस्में विकसित होती हैं। ठीक है ना, नई किस्में बनती हैं। ठीक है, और तथा विकास एवं अनुकूलन की अधिक संभावना होती है। क्या बताया जा रहा है कि जो विकास और जो अनुकूलन है उसकी क्या संभावना है बच्चों, बढ़ जाती है। किसके द्वारा, ये जो परपरागण होता है इस विधि के द्वारा। ठीक है बच्चों, फिर परपरागण से संतति पीढ़ियों में जीवन क्षमता, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। क्या बताया जा रहा है कि जो परपरागण है इससे क्या होगा, जो संतति पीढ़ियां बनेंगी उनमें क्या होगा बच्चों, उनमें जीवन क्षमता बढ़ जाएगी उनकी, और क्या हो जाएगा बच्चों, और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, और बच्चों पौधे सबल, स्वस्थ, उत्तम गुण वाले होंगे। ठीक है ना, और जो परपरागण की विधि से जो नई संतति आएगी उसके जो पौधे होंगे बच्चों वो क्या होंगे, वो उत्तम गुण वाले होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या पढ़ा है, परपरागण के लाभ पढ़े हैं। तो अब आगे देखते हैं कि परपरागण से हानियां क्या होंगी, जो परपरागण की क्रिया इससे हानि क्या क्या होती है। लाभ तो हमने पढ़ लिए, हानि देखते हैं।
इस प्रकार ये जो इस प्रक्रिया है, ये जो इस प्रकार की प्रक्रिया, इसमें असंख्य परागकण बनते हैं तथा अधिकतर व्यर्थ व नष्ट हो जाते हैं। क्या बताया जा रहा है कि ये जो पर परागण की जो विधि होती है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, असंख्य परागकण बनते हैं, ठीक है, और अधिकतर क्या होते हैं बच्चों, व्यर्थ या नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पर परागण होता है उसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, उसमें बाह्य माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जो इसमें क्या होता है कि पुष्प में नर और मादा दोनों युग्मक अचल होते हैं, ठीक है, ये हमने शुरू में पढ़ लिया था, ठीक है। तो वो किसी और माध्यम से, किसी बाह्य माध्यम की वजह से ही कहां पहुंचेगा, वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा परागकण, ठीक है ना। तो ये क्या बताया जा रहा है कि वो क्या होते हैं, अधिकतर व्यर्थ या नष्ट हो जाते हैं जो परागकण बनते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है बाह्य माध्यम उस टाइम पे हो ही नहीं, कि कई बार क्या होता है कि जो परागकण है वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है, तो हो सकता है जब परागकण बने हो, बाहर निकले हो परागकोश से, तब कोई मधुमक्खी उस फूल तक पहुंची ना हो, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे परागकण, ठीक है ना। तो क्या बताया जा रहा है कि जो अधिकतर परागकण होते हैं, जो अधिकतर परागकण होते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों, व्यर्थ एवं नष्ट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। और क्या, यह प्रक्रिया सुनिश्चित न होकर सहयोग मात्र होती है, ठीक है ना, कि ये जो पर परागण की प्रक्रिया है बच्चों, ये क्या होती है, सुनिश्चित नहीं है। ये इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये सिर्फ संयोग मात्र है, कि जिस वक्त क्या है, परागकोश से परागकण निकले हैं, उस वक्त कोई बाह्य माध्यम, जैसे मान लो कि मधुमक्खी है या फिर कोई कीट है जिसकी वजह से परागण होना है, ठीक है ना, तो वो वहां पे पहुंचा ही नहीं, और हो सकता है वो पहुंच जाए उसी वक्त पे, तो वहां पे पहुंचा है परागकण है, वो उससे चिपक गए, परागकण है वो मधुमक्खी दूसरे पुष्प के पास जाएगी तो उसके ऊपर बैठेगी, तो वो परागकण है वो क्या होंगे, वर्तिकाग्र के ऊपर चिपक जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो प्रक्रिया है, ये क्या बताया जा रहा है बच्चों, ये जो प्रक्रिया है ये क्या है, सिर्फ संयोग मात्र है, ठीक है ना, इसमें निश्चित कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखने वाली बात है। और बच्चों यह प्रक्रिया विभिन्न माध्यमों के द्वारा होती है, ठीक है, अतः कीटों व प्राणियों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों में रंग, गंध, मकरंद आदि उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो इस प्रकार का जो परागण है, मतलब जो पर परागण है, इसमें क्या बताया जा रहा है बच्चों, इसमें क्या होता है, बाह्य माध्यमों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ये क्या बताया, जो पुष्प है उसको क्या बनाना है, उसको रंग, मकरंद, सुगंध होनी चाहिए, तभी तो कोई कीट उसकी तरफ आकर्षित होगा उस पे बैठने के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो वो कीट आकर्षित होकर क्या होगा, उस पे बैठेगा, उस पे क्या चिपक जाएंगे बच्चों, उस पे जो परागकण है वो चिपक जाएंगे, और फिर वो जब दूसरे पुष्प पे पहुंचेगा तो वहां पे क्या होगी, वर्तिकाग्र होगी, और वर्तिकाग्र से वो परागकण है वो क्या है, चिपक जाएंगे, क्योंकि वर्तिकाग्र के ऊपर चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे क्या होते हैं, परागकण चिपक जाते हैं। तो देखो बच्चों, परागण के अभिकर्मक या कारक, ठीक है बच्चों। तो पर परागण में परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों, बाहरी साधनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये क्या बताया जा रहा है कि जो पर परागण होता है, ठीक है ना, पर परागण में हमने क्या पढ़ा था कि जो परागकण है वो कहाँ पहुंच रहा है बच्चों, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंच रहा है, ठीक है। तो उस पे पहुंचने के लिए उसको क्या चाहिएगा, किसी बाह्य साधन की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये क्या कहा जा रहा है कि बाहरी साधनों की आवश्यकता होती है, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखते हैं, पर परागण के अभिकर्मक या कारक अजीव्य तथा जीव्य हो सकते हैं। क्या बताया जा रहा है कि ये जो पर परागण हो रहा है, ठीक है ना, उसमें जो एजेंट का काम कर रहे हैं, जो कारक है या फिर जो अभिकर्मक है, वो क्या हो सकते हैं बच्चों, वो हो सकते हैं अजीव्य भी, ठीक है। अजीव्य में कौन कौन आएगा, जैसे कि वायु है और जल है, ठीक है ना। वायु के माध्यम से या फिर कहें कि जल के माध्यम से क्या होगा, परागण होगा, ठीक है बच्चों। तो इस परागण को क्या कहा जाएगा, इस परागण को कहा जाएगा अजीव्य, ठीक है ना, क्योंकि माध्यम में क्या है, वायु और जल है, कि परागण है वो किसके माध्यम से हो रहा है, या तो वायु के माध्यम से हो रहा है या फिर जल के माध्यम से हो रहा है, ठीक है बच्चों। फिर जीवी माध्यम भी हो सकता है, इसमें क्या हो सकते हैं, प्राणी, जैसे मधुमक्खियों से हो रहा है, ठीक है, चमगादड़ से हो रहा है, ठीक है। तो जितने भी कीटों से होता है वो जो परागण है वो किस में आता है बच्चों, वो परागण आता है जीव्य में,
ठीक है ना, कि इसमें किसी भी प्राणी के द्वारा जो परागण होता है वो किसके अंदर आता है, जीवीय परागण के अंदर। ठीक है बच्चों, तो अब हमने इसमें क्या पढ़ा है कि ये पढ़ा है कि जो पर परागण होता है उसमें क्या होता है बच्चों, जो परागकण है वो एक पुष्प से कहाँ जा रहे हैं, किसी दूसरे पौधे के पुष्प पे जा रहे हैं। ठीक है ना, पौधा उसी जाति का होगा बच्चों। ठीक है, तो किसी भारी साधन की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, और वो भारी साधन है वो क्या हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है। क्या बच्चों, एक तो अजीव्य हो सकता है और क्या हो सकता है बच्चों, और वो जीव्य हो सकता है। ठीक है, अजीव्य में क्या क्या आएगा, जल आएगा और वायु आएगी। ठीक है, और जो जीव्य है उसमें क्या आएगा बच्चों, उसमें प्राणियों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ज्यादातर पौधों पर क्या होता है बच्चों, परागकण के लिए जो परागण होता है उसके लिए जीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, जो ज्यादातर पौधे होते हैं उनमें क्या होता है बच्चों, जो पर परागण होता है वो क्या होता है बच्चों, जीवीय माध्यम से होता है। ठीक है ना, जो जीवीय कारक है उनके द्वारा होता है। ज्यादातर पौधों में जो पर परागण की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, जीवीय कारकों के द्वारा होती। ठीक है, जीवीय कारक में कौन कौन आ गए, जैसे कि मधुमक्खियां हैं, कीट हैं, चमगादड़ हैं। ठीक है बच्चों, और बहुत कम पौधे ऐसे होते हैं, क्या बताया जा रहा है कि बहुत कम पौधे ऐसे होते हैं, कैसे बच्चों, जो अजीवीय कारकों का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो बहुत कम पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जल और वायु के द्वारा परागण होता है। ठीक है बच्चों, क्या कि पौधे कम होते हैं जो अजीवीय कारकों पर निर्भर करते हैं। ठीक है ना, बहुत कम पौधों में ऐसा होता है कि वो है उनमें जो परागण है वो कब होता है बच्चों, जल के द्वारा या फिर वायु के द्वारा होता है। ठीक है, ज्यादातर भाग किसका होता है, ज्यादातर पौधों में जो पर परागण है वो किसके द्वारा होता है बच्चों, वो जीवीय कारकों की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इन कारकों के आधार पर परागण निम्न प्रकारों से हो सकता है। ठीक है ना बच्चों, जो आप पर परागण है ये किन किन प्रकारों से हो सकता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है वायु परागण। तो बताओ बच्चों, ये जो वायु परागण है ये कौन किस में आएगा, ये जीवीय या फिर अजीवीय परागण में आएगा, बताओ। जो अजीवीय कारक है ना बच्चों, ठीक है ना, जो अजीवीय कारक है तो उसी में क्या आएगा, वायु परागण। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि वायु परागण कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के परागण में क्या होता है, परागकणों का स्थानांतरण है वो क्या बच्चों, वायु के द्वारा होता है। परागकण जो होते हैं उनका स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा। जो एक परागण है, एक पुष्प के जो परागण है वो वायु के द्वारा कहां पहुंचेंगे, वायु के माध्यम से दूसरे पुष्प के ऊपर पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है इस प्रकार के परागण में क्या होता है, परागण का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना संयोगात्मक होता है। ठीक है बच्चों, कि इस प्रकार के परागण का क्या मतलब है कि जो वायु के द्वारा जो परागण हो रहा है, ठीक है ना, इसके में क्या बताया जा रहा है कि जो परागकण है वो क्या बच्चों, वो वर्तिकाग्र पर जाके मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वर्तिकाग्र के संपर्क में आएगा कि नहीं आएगा, ये क्या है, महज एक संयोगात्मक घटना है। ठीक है, संयोग से मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिले। ठीक है बच्चों, फिर आता है इस प्रकार की अनिश्चितता तथा अनिश्चितता कैसे बच्चों, कि निश्चित ही नहीं है कि जो परागण हवा के साथ उड़ा है वो वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ये निश्चित नहीं होता है। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार की अनिश्चितता तथा परागकणों के हाथ से जुड़े तथ्यों की क्षतिपूर्ति हेतु क्या होता है, पौधे बीजांडों की तुलना में असंख्य मात्रा में परागकण बनाते हैं या फिर उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, ये क्या बता रहा है, जो पौधे हैं उनमें जो परागकण है वो किस असंख्य मात्रा में बनते हैं बच्चों। क्यों बनते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो परागण होते हैं जिसमें क्या होता है कि अनिश्चितता होती है। ठीक है ना, जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये अनिश्चित होता है। इसलिए क्या होता है कि जो परागकण है वो क्या बनते हैं बच्चों, वो अधिक संख्या में बनते हैं, ताकि क्या होगा कि अगर हाश भी हो जाए, परागकण ज्यादा से ज्यादा खराब भी हो जाए तो कुछ परागकण तो हो जो कहां पहुंच सके बच्चों, जो वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच सके। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आती है कि अजीवीय परागण में क्या होता है, अजीवीय परागण में वायु द्वारा परागण सर्वाधिक सामान्य परागण है। ये क्या कहा जा रहा है कि जो अजीवीय परागण होता है उसमें किसके द्वारा, वायु के द्वारा जो परागण होता है ना बच्चों, वो क्या है, वो सामान्य है। ठीक है, फिर आता है इसके साथ ही वायु परागण हेतु क्या बताया जा रहा है कि इसके साथ ही वायु परागण हेतु हल्के तथा चिपचिपाहट रहित परागकणों की जरूरत होती है, ताकि वे हवा के झोंकों के साथ क्या कर सके बच्चों, संचारित हो सके। ठीक है ना, जो परागकण है वो क्या होगा, परागण कब होगा, जब परागकण है वो दूसरे पौधे पे पहुंचेगा। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है, जो परागकण है वो क्या होने चाहिए बच्चों,
हल्के होने चाहिए, हल्के होंगे तभी तो क्या होगा, हवा के साथ उड़ पाएंगे, ठीक है ना, हल्के होने चाहिए, ठीक है बच्चों, ताकि वो क्या हो सके, वो हवा के झोंकों के साथ क्या हो सके बच्चों, संचारित हो सके, ठीक है। तो इसमें परागणों के लिए क्या बता दिया है कि जो वायु के द्वारा जो परागण होगा उसमें क्या, परागण में क्या विशेषता होनी चाहिए कि वो जो परागण है वो क्या होना चाहिए बच्चों, हल्का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में वे अक्सर बेहतर अनावर्त पुकेशर युक्त होते हैं तथा वृद्ध एवं पराय क्या, पिछ वर्तिकाग्र युक्त होते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सके, ताकि आसानी से वायु के उड़ते हुए पराग कणों को आबद्ध किया जा सके। क्या बताया जा रहा है कि जो वायु में उड़ रहे हैं, कौन, पराग कण वायु में उड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो जो वर्तिकाग्र है वो कैसी होगी बच्चों, वो बड़ी होगी, ठीक है ना, और पिच होगी, ताकि क्या हो, जो हवा में जो परागकण है वो क्या हो सके बच्चों, वो वर्तिकाग्र के पास पहुंच सके, उसमें अटक सके, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमने डायग्राम में देखा हो, क्या देख रहे हैं डायग्राम में, ये जो डायग्राम है बच्चों, इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें ये वर्तिकाग्र को दिखाया गया है, ठीक है ना, किसको दिखाया गया है, वर्तिकाग्र को, ठीक है। तो ये जो संरचना है ये क्या है बच्चों, वर्तिका है, और इसके ऊपर का जो सिरा होता है वो क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, जब हवा में जब परागकण होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, हवा में उड़ते उड़ते इससे टकराए, वो हवा का झोंका यहाँ पे टकराए, तो क्या होगा, इन संरचनाओं में वो क्या हो जाएगा बच्चों, इन संरचनाओं में वो परागकण है वो फंस जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगी, परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखो बच्चों, ठीक है, वही है, ये वाला जो फ्लोवर है इसमें दिखाया गया है, ये जो है ये क्या है, ये बच्चों क्या है, वर्तिका है और वर्तिकाग्र है, ठीक है ना। तो ये जो नीचे का हिस्सा है ये तो हो गया वर्तिका, और इसके ऊपर का हिस्सा है वो कहलाएगा वर्तिकाग्र, ठीक है बच्चों। और ये क्या होगा, ये पिच प्रकार के होते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें परागकण है वो हवा से उड़ते हुए इनमें फंस जाते हैं और परागण की क्रिया है वो संपन्न होती है, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखते हैं, वायु परागित पुष्पों में क्या होता है, वायु परागित पुष्पों में प्राय प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड तथा एक पुष्पक्रम में असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि जो वायु द्वारा परागित पुष्प होते हैं ना बच्चों, उनमें क्या बताया जा रहा है, जो अंडाशय होता है वो तो कितना होता है बच्चों, अंडाशय में एक अकेला बीजांड होता है, ठीक है ना। जो अंडाशय में जो बीजांड होते हैं वो कितने, एक होता है, ठीक है। तथा जो पुष्पक्रम होता है उसमें असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं, ठीक है ना। पुष्पों के क्या होते हैं, बहुत सारे गुच्छे हुए होते हैं, ठीक है बच्चों। फिर है, इसका एक जाना पहचाना उदाहरण भुट्टा, मक्का खाई है ना, मक्का के भुट्टे खाए हैं तुमने, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे कि आप जो फफूंदे देखते हैं वे कुछ और नहीं बल्कि क्या है बच्चों, वर्तिकाग्र और वर्तिका है, ठीक है ना। जब आप मक्का लेके आते हैं तो उसमें जो फफूंदे होती है ना, जो फदूने होती हैं वो क्या होती है बच्चों, वो क्या होती है, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं, ठीक है बच्चों। और जो हवा में झूलते हैं ताकि क्या हो सके बच्चों, परागकणों को आसानी से पकड़ सके, ठीक है, ताकि क्या हो सके, परागकणों को आसानी से पकड़ सके, ठीक है बच्चों। घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य है, ठीक है ना। तो जो घासें होती है ना बच्चों, उनमें भी कौन सा, किसके माध्यम से, उसमें भी वायु परागण होता है, ठीक है ना। जो घास होती है उनमें क्या होता है, सामान्यतः कौन सा परागण पाया जाता है बच्चों, वायु परागण पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं जल परागण, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है, इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया, इससे पहले हमने पढ़ा कि वायु परागण किस प्रकार से होता है, ठीक है बच्चों। और वायु परागण किसमें था बताओ, तो हमने क्या पढ़ा कि जो अधिकांश जो घासें होती है उसमें जो परागण होता है वो वायु के द्वारा होता है, ठीक है बच्चों। और जल और वायु किसमें आते हैं बच्चों, अजीवीय कारकों के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हमने वायु के बारे में पढ़ लिया है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, जल परागण कैसे होता है, ठीक है। तो देखो, पुष्पी पादपों में पानी द्वारा परागण काफी दुर्लभ है, ठीक है ना। ये क्या बताया जा रहा है, जो पुष्पी पादप होते हैं, ठीक है ना, पुष्पी पादपों में जो पानी के द्वारा जो परागण है वो क्या है बच्चों, काफी दुर्लभ है, ठीक है। यह लगभग 30 वंशों तक ही सीमित है। क्या बताया जा रहा है कि जो जल परागण होता है वो किसमें, लगभग 30 वंशों में ही पाया जाता है, ठीक है ना। कितने बताई जा रही है बच्चों कि 30 वंश ही ऐसे हैं जिनमें क्या पाया जाता है बच्चों, लगभग 3 वंश कैसे हैं, लगभग 30 वंश कैसे हैं जिनमें क्या पाया जाता है, जल परागण पाया जाता है, ठीक है बच्चों। और क्या बताया जा रहा है कि कुछ ब्रायोफाइट एवं टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, का विस्तार केवल इसीलिए सीमित है क्योंकि
क्यों बच्चों? कि उसमें नर युग्मकों के परिवहन एवं निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। ये क्या बताया जा रहा है कि जो कुछ ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है ना, और कुछ टेरिडोफाइट्स हैं, उनमें क्या होता है बच्चों, उनका जो विस्तार है वो सीमित है, ठीक है ना, वो अधिक वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनमें जो नर युग्मक बन रहा है ना बच्चों, उसके परिवहन एवं निषेचन हेतु किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल की आवश्यकता पड़ती है। और यही कारण है कि उनका क्या है, उनका विस्तार है वो सीमित है बच्चों, ठीक है। तो जल परागण में हमने क्या पढ़ा कि जो जल परागण है वो बहुत ही दुर्लभ है, ठीक है। तो और प्रकृति में ऐसे कम से कम लगभग कितने 30 वंश ही ऐसे हैं जिनमें क्या पाया जाता है बच्चों, जिनमें जो परागण है वो जल के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि कुछ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं बच्चों, ऐसे होते हैं कि जिनमें क्या होता है, जल के द्वारा परागण होता है। इसी कारण उनका जो विस्तार है वो क्या है बच्चों, उनका विस्तार है वो सीमित है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं जल परागित पादपों के उदाहरण, ठीक है। तो जल के द्वारा किन किन पादपों में क्या जो परागण की क्रिया होती है वो होती है बच्चों, उसके उदाहरण है, ठीक है। पहला है वेलिस्नेरिया, ठीक है बच्चों, हाइड्रिला तथा जलीय घासें, ठीक है। जलीय घास में किसका उदाहरण लिया गया है? जोस्टेरा का, ठीक है ना बच्चों। ये कुछ उदाहरण दिए हैं किसके, कि वो पादप हैं, वो पुष्पी प्लांट हैं जिनमें क्या होता है, जल के द्वारा परागण होता है बच्चों, ठीक है ना। क्या क्या उदाहरण है देखो एक बार फिर से, वेलिस्नेरिया और बच्चों हाइड्रिला और तथा समुद्र में जो घासें पाई जाती हैं उनमें एक उदाहरण दिया है किसका बच्चों, जोस्टेरा का, ठीक है ना। इनमें क्या पाया जाता है, इनमें जो परागण है वो जल के द्वारा होता है, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। तो अब एक नोट है बच्चों, क्या देखो, सभी जलीय पौधे जल को परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। ये क्या बताया जा रहा है कि जो आप कभी ये मत सोचना कि जो पौधा जल में होता है तो उसमें जो परागण है वो क्या होगा, जल के द्वारा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। क्या बताया जा रहा है बच्चों कि सभी जलीय पौधे हैं वो जल है उसको परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं, ठीक है ना। उनमें जो परागण है वो अन्य विधियों के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जल में उग रहा है तो क्या होगा, उसमें जलीय परागण होगा, ठीक है बच्चों, नहीं होता है ऐसा। अधिकांश जलीय पौधे जैसे कि किसका उदाहरण दिया है बच्चों, वाटर हाइसिंथ, ठीक है, और वाटर लिली पानी की सतह पर पैदा होते हैं और इनका परागण कीटों और वायु से होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम पढ़ते हैं वेलिस्नेरिया में जल परागण, ठीक है ना बच्चों। जो वेलिस्नेरिया होता है उसमें जल का परागण कैसे होता है, ठीक है ना। वेलिस्नेरिया में जो जल परागण है वो कैसे होता है वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, वेलिस्नेरिया जल में उगने वाला पादप है, ठीक है ना। क्या बताया जा रहा है, जो वेलिस्नेरिया वो किस में उगता है बच्चों, जल में उगता है, ठीक है। उसके बाद इसमें नर व मादा पौधे अलग अलग होते हैं। क्या बताया जा रहा है बच्चों कि जो नर और मादा पौधे हैं वो क्या होते हैं, इसमें अलग अलग होता है। मतलब क्या हुआ कि जो वेलिस्नेरिया है वो कैसा पादप हुआ बच्चों, एक लिंगाश्रयी पादप हुआ, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो नर पौधा है वो अलग होगा, जो मादा पौधा है वो अलग होगा, ठीक है बच्चों। तो वेलिस्नेरिया है वो क्या है, उसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। और बच्चों, नर पौधे में पुकेसरी पुष्प फीते के आकार की पत्तियों के कक्ष में लगे होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि जो नर पौधा होता है ना, किसमें बच्चों, वेलिस्नेरिया का जो नर पौधा होता है उसमें क्या होता है बच्चों, जो पुकेसरी पुष्प होते हैं ना, ठीक है, वो कैसे होते हैं, वो फीते के आकार के होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं, फीते के आकार के होते हैं, ठीक है। और क्या बताया जा रहा है कि मादा पौधे में स्त्री का जो पुष्प है वो क्या है, पुष्प वृंत इतना लंबा होता है कि पुष्प जल की सतह पर क्या हो जाता है बच्चों, पुष्प है वो जल की सतह पर आ जाता है। क्या बताया जा रहा है कि जो स्त्री पुष्प होता है ना, उसमें क्या बताया जा रहा है कि जो उसका जो पुष्प होता है और वो किससे लगा हुआ होता है, पुष्प वृंत से लगा हुआ होता है ना, ठीक है। तो उसका पुष्प वृंत इतना लंबा होता है कि वो क्या, वो जल की सतह से बाहर आ जाता है, ठीक है बच्चों। फिर क्या होता है, देखो ये किसका डायग्राम है बच्चों, ये जो डायग्राम है इसमें क्या दिखाया गया है, ये जो पौधा है ये किसका पौधा है बच्चों, ये वेलिस्नेरिया का पौधा है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो पुष्प है इन पुष्पों को क्या बोलते हैं, ये मादा पुष्प है बच्चों, ठीक है। अब ये क्या बताया है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, जो मादा पुष्प है उसका जो पुष्प वृंत है वो क्या होता है बच्चों, इतना लंबा होता है कि वो क्या हो जाते हैं, पुष्प है मादा पुष्प वो जल की सतह पे बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये देख रहे हो आप, ये जो संरचना है ये क्या है बच्चों, पुष्प
पुष्प वृंत है, ठीक है ना। और ये पुष्प वृंत क्या होगा, जब ये फूल बड़ा होगा, मादा पुष्प है वो क्या हो जाएगा, जल की सतह पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद में ऐसा ही पौधा वेलिस्नेरिया का किसमें होता है, नर में भी। नर का भी ऐसा ही होता है, उसमें थोड़े से बदलाव होते हैं, जैसे कि उसमें क्या नहीं होंगे, उसमें मादा पुष्प नहीं आएंगे, ठीक है ना। नर पौधा है तो उसमें क्या आएंगे, नर पुष्प आएंगे, ठीक है ना। और जो नर पुष्प है वो कहाँ लगेंगे बच्चों, वो नीचे लगेंगे, ठीक है ना, नीचे लगेंगे इस जगह पे, ठीक है बच्चों। फिर क्या होगा, वो जो पुष्प लगे हैं नीचे नर पौधे में, वो क्या होंगे, अपरिपक्व अवस्था में यहां से टूट के अलग हो जाएंगे और जल की सतह पे तैरने लग जाएंगे बच्चों, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो ये जो पुष्प है ये किसके बारे में, ये नर पुष्प को दिखाया गया है बच्चों, ठीक है। अब ये जो नर पुष्प है ये क्या होगा बच्चों, ये जब अपरिपक्व अवस्था में होगा तो क्या होगा, ये यहां से टूट के, पौधे से टूटकर जल की सतह पे तैरने लग जाएगा, ठीक है। और जब ये परिपक्व होगा और इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें जो परागकोश से परागकण है वो बाहर निकलेंगे, ठीक है ना, स्फुटन की क्रिया से। तो ये क्या होगा, जो मादा पुष्प है, ठीक है ना, इसी को बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है मादा पुष्प कैसा होता है, ठीक है बच्चों। ये जो मादा पुष्प है ये कहाँ आ जाएगा, ये जल की सतह पे आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये जल की सतह पे आ जाएगा और जल की सतह पे कौन तैर रहे हैं बच्चों, नर पुष्प तैर रहे हैं, किसके, वेलिस्नेरिया के नर पुष्प तैर रहे हैं, ठीक है बच्चों। फिर क्या होगा, ये इससे मिलेगा और जो क्या परागण की जो क्रिया है वो बच्चों क्या होगी, संपन्न हो जाएगी, ठीक है ना। फिर देखो बच्चों, ये जो कुंडलित संरचना है ना, जैसे ही इसमें क्या होगा, परागण होगा, तो ये जो मादा पुष्प है ना ये वापस पानी के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। ये पानी से बाहर, पानी की सतह पे कब आता है, परागकण के लिए आता है, ठीक है। जैसे ही इसको परागकण मिलता है और जो परागण की क्रिया है वो पूरी हो जाती है, वैसे ही ये मादा पुष्प है वो अंदर की तरफ फिर से चला जाएगा, ठीक है, पानी की सतह के नीचे चला जाएगा और पानी की जो सतह होती है उसी के नीचे फल बनता है इसमें, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखते हैं, नर पुष्प के परिपक्व होने पर, ठीक है, जो नर पुष्प है वो परिपक्व होगा, ठीक है, होने पर क्या होगा, इनसे परागकण मुक्त होकर जल की लहरों पर क्या होते हैं, तैरते हुए मादा पुष्पों के वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। हमने ये बात कर ली थी कि जो नर पुष्प है वो परिपक्व होने पर क्या होगा, इनसे जो परागकण है वो मुक्त होंगे, ठीक है ना। परिपक्व होगा तो परागकोश क्या होगा, स्फुटित होगा, जिससे क्या निकलेंगे बच्चों, परागकण मुक्त होंगे, ठीक है। और वो जल की लहरों के साथ या फिर जल की सतह पर क्या होंगे बच्चों, तैरेंगे, ठीक है ना। और जल की सतह पर अब क्या भी आ गया है, मादा पुष्प भी, ठीक है ना। जो मादा पुष्प है वो भी कहाँ है, जल की सतह पे है, ठीक है। तो ये कहाँ किसके संपर्क में आ जाएंगे, मादा पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। फिर क्या होगा, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद मादा पुष्पों का पुष्पवृंत कुंडलित होकर पुष्प को जल के अंदर पत्तियों के बीच में खींच लेता है, ठीक है ना बच्चों। ये क्या कहा जा रहा है कि जैसे ही क्या होगा, जो परागकण है वो कहाँ मिलेगा बच्चों, वर्तिकाग्र से मिलेगा, ठीक है ना, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा तो जो मादा का पुष्प है वो क्या होगा बच्चों, वो वापस उसका जो पुष्पवृंत है वो कुंडलित होकर क्या करेगा, पुष्प को नीचे, जल की सतह से नीचे पत्तियों के बीच में खींच लेगा, ठीक है बच्चों। फिर क्या होता है, देखो कीट परागण। तो अब हमने क्या पढ़ लिया, जल परागण की हमने बात कर ली है। अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों, कि कीटों के द्वारा कैसे परागण होता है। तो अब मुझे ये बताओ, जो कीट परागण है ये अजीव्य है कि जीव्य है। तो देखो बच्चों, इससे पहले हमने अजीव्य कारकों की बात कर ली है, जिसमें किसको शामिल किया गया था, जल और वायु को शामिल किया गया था, ठीक है। और ये जो कीट परागण है ये क्या है बच्चों, इसमें जो ये जो कारक है ये क्या हो गया, ये जीव्य कारक हो गया, ठीक है ना। जितने भी प्राणियों के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है, ठीक है ना, प्राणियों के द्वारा, ठीक है ना, उसमें क्या आता है, जैसे कीट भी आ सकता है ना, कीट, मधुमक्खियां हो गई, कीट हो गए, चमगादड़ हो गए, ये सब क्या हो गए, प्राणी हो गए ना बच्चों। तो ये जीव्य प्राणियों के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो ये जीव्य कारक है, ठीक है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं कीट परागण। इसमें क्या होता है बच्चों, मधुमक्खियां, तितली आदि कीट परागण में सहायता करते हैं। हमने ये देख लिया है कि जो मधुमक्खियां होती हैं, कीट होते हैं, वो किस में सहायता करते हैं बच्चों, परागण में सहायता करते हैं, ठीक है ना। परागण क्या हुआ कि परागकण का एक पुष्प से उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पर पहुंच जाना, क्या कहलाता है बच्चों, परागण कहलाता है, ठीक है। अधिकांश परागण मधुमक्खियों के द्वारा होता है, ठीक है ना। क्या बताया जा रहा है कि जो अधिकांश परागण है वो किसके द्वारा बच्चों, मधुमक्खियों के द्वारा होता है, ठीक है ना। उसके बाद में बात आती है, अधिकतर कीट परागित पुष्प बड़े, क्या बताया जा रहा है, जो कीट के द्वारा परागित होते हैं, जिनमें कीट के द्वारा परागण होता है, वो जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, वो बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं
और पूर्ण सुगंध युक्त होते हैं, ठीक है ना, कि फूल है उसका जो कैसा होगा, बड़ा होगा, रंगीन होगा, उसमें से खुशबू आएगी, सुगंध आएगी, ठीक है बच्चों, तथा मकरंद से भरपूर रहते हैं, ठीक है ना, मकरंद से भरपूर रहते हैं। और क्या बताया जा रहा है बच्चों, जब पुष्प छोटे होते हैं तब अनेक पुष्प एक पुष्प वृंत में समूहबद्ध होकर क्या होते हैं बच्चों, अधिक उभर आते हैं। क्या बताया जा रहा है कि जब पुष्प है वो छोटा होता है तो क्या होगा, जो अनेक पुष्प है वो क्या होंगे बच्चों, पुष्प वृंत पे क्या होंगे, समूह में लगे हुए होंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद में बात आ रही है प्राणी रंगों एवं क्या कहेगी, प्राणी है वो क्या होगा, रंगों को देख के या फिर किसको बच्चों, सुगंध या महक के कारण पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। जो प्राणी होते हैं, जो कीट होते हैं ना बच्चों, वो क्या करते हैं, वो सुगंध के द्वारा या फिर क्या कहें कि जो प्राणी का रंग है उसको देख के क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और उस पुष्प की तरफ आते हैं, ठीक है बच्चों। मक्खियों एवं बीटलों से प्रागणित होने वाले पुष्प मलिन गंध स्रावित करते हैं, ठीक है ना बच्चों, जिससे क्या होते हैं, प्राणी आकर्षित होते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद में आता है प्राणियों से भेंट जारी रखने के लिए, प्राणियों से भेंट जारी रखने के लिए जो पुष्प है वो क्या करता है बच्चों, देखो पुष्प को कुछ लाभ या पारितोषिक उपलब्ध करवाने पड़ते हैं बच्चों। क्या बताया जा रहा है कि जो पुष्प है उसके पास क्या आता रहे, उसके पास कीट पतंगे आते रहे, प्राणी आते रहे, ठीक है ना, उसके लिए जो पुष्प है उनको क्या देता है, उनको भी जो प्राणी आते हैं उनको भी कोई ना कोई लाभ होता है, ठीक है ना। क्या लाभ होता है, चलो देखते हैं। मकरंद और परागकण फूलों द्वारा प्रदत्त आम पारितोषिक है, ठीक है ना। जो प्राणी आते हैं, जो कीट आते हैं, उनको क्या मिलता है, फूलों से उनसे मकरंद मिलता है बच्चों, और क्या मिलते हैं, परागकण मिलते हैं, ठीक है बच्चों। फिर आगे बात आती है, इस पारितोषिकों को पाने के लिए प्राणी क्या करते हैं, आगुंतकों को परागकोश तथा वर्तिकाग्र के संपर्क में आना पड़ता है, ठीक है। ये क्या कहा जा रहा है कि जो मकरंद मिल रहे हैं और जो परागकण मिल रहे हैं उसके लिए क्या, जो कीट है या जो प्राणी है उनको कहाँ आना पड़ता है बच्चों, उनको आना पड़ता है वर्तिकाग्र के संपर्क में, ठीक है ना, परागकोश के संपर्क में, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये क्या बताया जा रहा है कि जो मकरंद और क्या मिल रहे हैं, परागकण मिल रहे हैं, तो वो जो कीट है किसके संपर्क में आएगा, वो संपर्क में आएगा परागकोश के और वर्तिकाग्र के, ठीक है बच्चों। और प्राणी के शरीर पर क्या होता है बच्चों, परागकणों का एक आवरण सा चढ़ जाता है, जो प्राणी परागित फूलों में प्राय चिपचिपा होता है। क्या बताया जा रहा है कि जो प्राणी है ना उनके शरीर पर क्या होगा, जो परागकणों का एक आवरण चढ़ जाता है, क्या परागकणों का आवरण चढ़ जाता है, जिससे क्या होगा बच्चों, जो क्या होगा उस पे परागकण लग गए कीट के ऊपर, तो वो दूसरे पुष्प पे जाएगा जहां पे क्या होगा, वर्तिकाग्र के पास जाके बैठेगा, तो जो परागकण है वो किस पे चिपक जाएंगे बच्चों, वर्तिकाग्र पे चिपक जाएंगे, ठीक है। जब परागकणों से लिप्त प्राणी वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है तो यह परागण पूरा हो जाता है, ठीक है ना। अब कीट के ऊपर क्या लग गए हैं बच्चों, परागकण लग गए हैं, ठीक है ना। अब वो किसी दूसरे पुष्प पे बैठेगा, ठीक है, जिसमें क्या होगी, वर्तिकाग्र होगी, ठीक है, तो वो वर्तिकाग्र से चिपक जाएंगे परागकण, तो किसकी क्रिया संपन्न हो जाएगी बच्चों, परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं साल्विया में कीट परागण कैसे होता है, ठीक है ना। अब हम उदाहरण ले रहे हैं किसका बच्चों, साल्विया का उदाहरण ले रहे हैं कि इसमें कैसे कीट का परागण होता है। देखो बच्चों, साल्विया का पुष्प द्विओष्ठी होता है, ठीक है। कितने ओष्ठ होते हैं उसमें, 2 ओष्ठ होते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें एक ओष्ठ ऊपर की ओर होता है और दूसरा जो ओष्ठ है वो क्या होता है बच्चों, नीचे की ओर होता है, ठीक है बच्चों। पुष्प की विशेष बनावट के कारण क्या बताया जा रहा है कि ये जो साल्विया का पुष्प है इसकी विशेष बनावट के कारण क्या होता है, एक ही प्रकार के कीट जैसे बर इस पुष्प में परागण कर सकते हैं। क्या बताया जा रहा है कि ये जो बर है, ये कीट, यही एक कीट है जो क्या करता है बच्चों, साल्विया में परागण की क्रिया करता है, ठीक है। इसको डायग्राम से देखते हैं। देखो बच्चों, ये किसका फूल लगा हुआ है, ये साल्विया का फूल है, ठीक है। और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा है कि ये क्या होता है, ये द्विओष्ठी होता है बच्चों, ठीक है। और इसमें कौन सा कीट बच्चों, बर, ठीक है ना, बर है, वही क्या करता है, वही परागण की क्रिया संपन्न करता है, ठीक है। तो आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये किसका है बताओ, तो ये कीट है, कौन सा कीट है बच्चों, बर, ठीक है ना। और ये जो पुष्प है ये किसका है, ये पुष्प है साल्विया का, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ा हमने, 2 ओष्ठ होते हैं, कोई एक ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, देखो पुष्प का निचला ओष्ठ
कीट के लिए मंच का कार्य करता है। मतलब जो कीट है वो आके कहाँ बैठेगा बच्चों, सालविया के पुष्प के कौन से भाग पे बैठेगा, जो द्विओष्टी पुष्प है उसके नीचे वाले भाग पे बैठेगा। ठीक है बच्चों, फिर क्या होगा, जिससे ऊपरी सिरे पर लगा ओष्ठ झटके के साथ नीचे झुक जाता है। ठीक है ना, नीचे वाले पे बैठेगा तो ऊपर का जो ओष्ठ है वो झटके के साथ क्या होगा, नीचे की ओर झुकेगा बच्चों। ठीक है, और कीट की पीठ से टकरा कर क्या होता है, परागकण है वो बखेर देता है। ठीक है बच्चों, क्या होंगे, परागकण बखेर देता है। फिर क्या होगा, जैसे ही यह कीट किसी दूसरे पुष्प पर जाकर पुष्प के अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न करता है तो क्या होता है बच्चों, उस समय वर्तिकाग्र कीट के पीठ पर रगड़ जाता है। ठीक है, और फिर क्या होगा, पीठ पर पहले से ही क्या होते हैं बच्चों, परागकण होते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि वो जब नीचे वाले ओष्ठ पे बैठता है, जब वो सालविया के पुष्प के नीचे वाले ओष्ठ पे बैठता है तो क्या होता है बच्चों, तब होता है कि उससे परागण चिपक जाते हैं। ठीक है, फिर वो किसी दूसरे सालविया पौधे के पास जाएगा जिसपे क्या होंगे, वर्तिकाग्र होंगे, उस पे बैठेगा तो परागकण है वो किसके पास चले जाएंगे बच्चों, वर्तिकाग्र से मिल जाएंगे, और क्या कौन सी क्रिया पूरी हो जाएगी, और परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या पढ़ा कि सालविया में किस प्रकार से जल परागण होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम और बात करते हैं। पक्षी तथा चमगादड़ भी क्या करते हैं, सामान्य परागणी अभिकर्मक है, एजेंट है। क्या बताया जा रहा है कि सामान्यतः जो पक्षी होते हैं वो भी क्या करते हैं बच्चों, परागण करते हैं। ठीक है ना, जो परागण की क्रिया है वो किसके द्वारा, पक्षियों के द्वारा भी होती है और चमगादड़ के द्वारा भी होती है। ठीक है बच्चों, किसके द्वारा, पक्षी और चमगादड़ के द्वारा। ठीक है, फिर इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक फूल लगा हुआ है, उसके पास कौन आया बच्चों, पक्षी आया है। ठीक है ना, तो यही पक्षी अब क्या होगा, ऐसे ही किसी दूसरे फूल के पास जब जाएगा तो इसके पास अभी यहाँ से क्या चिपक गए होंगे, इसके परागण। ठीक है ना, जो परागकण है वो चिपक जाने के बाद में ये किसी दूसरे, इसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पे जाएगा तो वहां बैठेगा तो वो क्या होंगे, जो परागकण है वो वर्तिकाग्र से मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, और क्या बताया जा रहा है, नीचे जो डायग्राम है इसमें दिखाया गया कि चमगादड़, ठीक है ना, चमगादड़ के द्वारा भी क्या होता है बच्चों, चमगादड़ के द्वारा भी परागण की क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं। अब एक नोट है, क्या बताया है बच्चों इसमें कि कुछ पुष्प प्रजातियों में यह पुरस्कार अंडा देने की सुरक्षित जगह के रूप में होता है। ठीक है ना, कुछ पुष्प क्या होते हैं कि ये जो पुष्प होते हैं ये अंडा देने की क्या होते हैं, सुरक्षित जगह होते हैं। ठीक है ना बच्चों, उदाहरण में क्या बता रहा है कि एक उदाहरण एमोफोल्सिस का लंबोत्तर पुष्प। ठीक है बच्चों, ये जो पुष्प आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इसमें क्या दिखाया गया है कि इसमें क्या होता है कि इसमें अंडे दिए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, लंबोत्तर पुष्प होता है। किसका बच्चों, एमोफोलिस का क्या होता है, लंबोत्तर पुष्प होता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं, ठीक ऐसा ही एक सहसंबंध किसमें बच्चों, शलभ की एक प्रजाति और यूका पादप के बीच में देखा जाता है। ठीक है, किसकी बात हो रही है बच्चों, एक सहसंबंध की बात हो रही है जिसमें कौन शामिल है, शलभ और क्या बच्चों, और यूका पादप। ठीक है, इसमें क्या होता है, चलो देखो यहाँ क्या होता है बच्चों, दोनों ही प्रजाति शलभ एवं पादप के बिना, एक दूसरे के बिना क्या अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाती हैं। ठीक है ना बच्चों, कैसे देखते हैं, इसमें शलभ अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कोष्ठक में देता है। ठीक है, ये क्या बताया जा रहा है, जो शलभ है वो क्या होता है बच्चों, अपने जो अंडे है वो कहाँ देता है, जो पुष्प का अंडाशय होता है ना उसके कोष्ठक में देता है। ठीक है, फिर जबकि इसके बदले में क्या होता है, वह शलभ द्वारा परागित होता है। क्या बताया जा रहा है कि वो जो पादप है वो किसके द्वारा बच्चों, यूका पादप है वो शलभ के द्वारा परागित होगा। ठीक है ना, उसको ये फायदा हो गया। और शलभ का लार्वा अंडे से बाहर तब आता है जब बीज विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना, अब ये जो शलभ है इसका लार्वा वहां से कब बाहर आएगा, जब बीज है वो विकसित होना प्रारंभ कर देगा। ठीक है बच्चों, इसको हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नीचे किसका पादप है बच्चों, यूका का पादप है, और ऊपर क्या है, शलभ है। ठीक है, तो ये कहाँ अंडे देता है बच्चों, इसके अंडाशय के कोष्ठक में देता है। ठीक है ना, और फिर जैसे जैसे इसमें क्या बनने लगेंगे, बीज बनने लगेंगे, तो जो ये शलभ है इसका लार्वा बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा यहीं तक, मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद।